हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। आज हम लोग चर्चा करने आए हैं कि रेलवे की जो ग्रुप डी की बहाली आने वाली है, तो उसमें योग्यता क्या आईटीआई कर दी जाएगी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कितनी सीट आएगी और कब तक आएगी, समय कितना मिलेगा। और एक अखबार का जो पेपर कटिंग घूम रहा था कि 80,000 रेलवे में पदों का सृजन, तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है, कितना। और मुख्य रूप से आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, तो उसमें जो अकाउंट क्रिएट करने का रहता है, क्रिएट अकाउंट, तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में जो है आपको सहूलियत हो, दिक्कत ना हो। और ये जो एक सबसे बड़ा बात है, चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, इसमें लोग काफी कंफ्यूज करते हैं और बाकी आगे जो है उनको काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग ये देख रहे हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो बहाली आने वाली है, रेलवे का जो कैलेंडर था उसके अनुसार जो है आपको दिसंबर तक आनी है, अक्टूबर टू दिसंबर। तो जैसा कि आप हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, जैसे एलपी के केस में देखें, टेक्नीशियन के केस में देखें, एनटीपीसी के पीसी केस में देखें, तो डिले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें भी ग्रुप डी में भी नवंबर के लास्ट तक या नवंबर के समय इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सबसे बड़ी बात है क्या, योग्यता। योग्यता क्या आईटीआई कर दी जाएगी। मैं इतने दिनों से रेलवे में सर्विस दे रहा हूं, मेरे हिसाब से योग्यता आईटीआई जो होगी 100% नहीं होगी। होगी कुछ एक पद में होगी, जैसे कि कुछ पद हैं रेलवे में, जैसे टीआरडी का है, सिग्नल विभाग का है, मैकेनिकल है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें टेक्निकल फील्ड का कार्य रहता है, तो उसमें आपको हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये सब हो सकता है। जो मेजर पद है, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, जो ज्यादा पदों की संख्या आती है, इन सब में ये सब नहीं होने वाला है। और बात कि आईटीआई हो ही जाएगी, आईटीआई हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। आईटीआई वाले जो वर्ग हैं बहुत कम हैं, ये नहीं कहूंगा, वैकेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो वर्ग है कम है। लेकिन टेंथ, केवल टेंथ वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है टेंथ वाले केवल बच्चों के लिए इतना नाइंसाफी करेगी। और बात करें सीटों की संख्या की, तो कितना सीट आएगी, तो हम लोग देखते आए हैं पूर्व में, जैसा कि इसका नोटिफिकेशन आया है, जब भी आया है, सरकार जो है 2 साल 3 साल को एकुमुलेट करके इकट्ठा वैकेंसी जब भी लाई है, इकट्ठा लाई है। तो मेरे हिसाब से ये जो है पदों की संख्या 50,000 प्लस ही रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 50,000 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं आने वाला है। उससे ज्यादा ही रहेगा, लाखों की संख्या में भी हो सकती है, लेकिन 50,000 से ऊपर ही रहेगी। कब तक आएगी इसकी तो चर्चा हम लोग पहले ही कर लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर तक आ जाएगी। और लास्ट तो दिसंबर दिया ही गया है, तो दिसंबर तक आ ही जाएगी। कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, आपको तैयारी करने के लिए ग्रुप डी के लिए कितना समय मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप तैयारी हमेशा जो है जारी रखिए। इसमें क्या है, आपका एनटीपीसी का भी तैयारी होता रहेगा साथ में। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो नहीं, वो उसका लेवल जो है एनटीपीसी से नीचे ही रहेगा, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ जाना है, तैयारी रेगुलर जारी रखना है। तो आप सोच के रखिए कि नेक्स्ट जो फॉर्म आने वाला है वो ग्रुप डी का आने ही वाला है। बहुत लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि क्या ग्रुप डी में नौकरी करूंगा। तो मैं बता दूं उनको मोटिवेशन के लिए कि मैंने भी ग्रुप डी ही ज्वाइन किया था सबसे पहले। और ग्रुप डी ज्वाइन करके मैं बना टीटी। टीटी से मैं अभी फिलहाल कमर्शियल इंस्पेक्टर के पद पर आया। तो ऐसा नहीं है, ग्रुप डी से भी स्कोप है। के ग्रुप डी में आकर भी रेलवे के जो डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे जीडीसी एग्जाम होता है, जीडीसी एग्जाम होता है, ये आता ही रहता है। हर 1.5 साल 2 साल पे आता रहता है, साल भर में लगभग आता रहता है नोटिफिकेशन। एलडीसी आता रहता है, लिमिटेड डिपार्टमेंट, ये खास डिपार्टमेंट के लिए है। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो मेरी भी ज्वाइनिंग की बात की जाए, तो मैं भी ग्रुप डी में ही भर्ती हुआ था और ग्रुप डी से ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ऐसा नहीं कि प्रमोशन का केस नहीं है। एक मेरा भाई जो है कमेंट किया था कि आप सर अपने लाइफ जर्नी पर वीडियो बनाइए। मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे ग्रुप डी से ये कॉमर्शियल इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचा। तो उसका एक वीडियो। अब बात करें 80,000 रेलवे में पदों का सृजन की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि 80,000 पदों का सृजन हुआ है। ये कह सकते हैं कि पदों की, इतना पदों का खाली हो सकता है। जैसा कि एक अखबार की ही कटिंग में कही गई थी कि 62,000 के आसपास पदों की संख्या जो है खाली है रेलवे में।
तो ये सृजन नहीं हुआ, सृजन मतलब नया पद बनना, ऐसा नहीं है कोई नया पद बना है। नीचे का ही पद जो है प्रमोशन हो के लोग ऊपर आ गए हैं। जैसे जो पॉइंट्समैन के पद पर थे, पोर्टर के पद पर थे, वो एग्जाम देकर गार्ड बन गए, स्टेशन मास्टर बन गए। तो वहां जो है पदों की संख्या खाली हो गई है। वहां अभी तो ऐसा सिचुएशन यहाँ है, जिस रेलवे में मैं वर्क कर रहा हूँ, कि वहाँ सभी लोग गार्ड में उनकी हो चुकी है नो, लेकिन क्या है पदों की संख्या क्वार्ट्समैन में मतलब स्टाफ की समस्या के कारण क्या है उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है, मतलब गार्ड में भेजा नहीं जा रहा है। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो पदों की संख्या कम है तो वैकेंसी तो आएगी ही आएगी ग्रुप डी में। और बात करें मुख्य रूप से जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जो अभी फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिलअप करने गए हैं, वो क्या है कि आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें आपको सबसे मस्ट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं वो अपना दिए, और वो परमानेंट वाला दिए दिए। ये नहीं कि टेम्पोररी हो, कुछ दिनों बाद वो बंद हो गया। क्योंकि ये जो आप इसमें ईमेल आईडी के थ्रू जो प्राइमरी डिटेल आप भरेंगे, आपका जो पर्सनल डिटेल होगा, उस डिटेल भरने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, और वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर अन्य जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें भी कार्य करेंगे। तो जब आपका जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उस तब आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड बनेगा यहाँ क्रिएट अकाउंट में, पार्ट वन की बात करेंगे तो पार्ट वन में ही बनेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये आगे भी आपके काम आएंगे। तो आप जो मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगे वो बिल्कुल चालू और परमानेंट, और ईमेल आईडी भी सेम अपना करवे। ये नहीं कि अगर हम साइबर कैफे में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो साइबर वाले क्या करते हैं कि अपना ईमेल आईडी जल्दबाजी की तुलना में डाल देते, जल्दबाजी में रहने के कारण डाल देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा फॉर्म भरना रहता है। तो ये आप प्रॉपर रूप से ध्यान रखें कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल भी गए, तो आप जब पासवर्ड को जनरेट करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इसका खासा ध्यान रखें। पार्ट टू में तीन बातों नहीं, मुख्य रूप से दो ही बातें हैं, जिसको मैं ऐसे ही रख लिया हूँ। पार्ट टू में बात करें तो फिलअप ऑल डिटेल, जब आप ऑल डिटेल जो फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा, जो फॉर्म में कहा जाएगा कि आपको ये भरना है ये भरना है, तो आप जब फिलअप कर देंगे पूरे डिटेल को, तब आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पिछली जो एनटीपीसी 2019 की बहाली हुई थी, उसमें कोई पोस्ट प्रेफरेंस काम नहीं किया था, कोई पोस्ट प्रेफरेंस काम नहीं किया था, क्योंकि जो हायर लेवल था, लेवल 6 से लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 तक ऐसे वैकेंसी को किया गया था। मतलब पहले लेवल 6 वालों को ले लिया गया था पहले। इसमें मेरा छोटा भाई का स्टेशन मास्टर में भी हुआ था, तो मैं तो इसको बारी बारी से संपर्क में था, तो कुछ डिटेल जानकारी ले रहा था। तो लेवल 6 की, जिन्होंने लेवल 6 का पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नहीं भी दिया था स्टेशन मास्टर के लिए, उन्होंने भी क्या है, उनको भी जो है लेवल 6 का पद पहले, अगर उनका नंबर अच्छा खासा मेरिट में था, तो उनको दे दिया गया था पोस्ट प्रेफरेंस में। तो पोस्ट प्रेफरेंस पिछली बार कार्य नहीं किया था, मतलब काम नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार कार्य नहीं करा। तो पोस्ट प्रेफरेंस बाकी आपको सावधानी से देना है कि कौन सा आपका पोस्ट प्रेफरेंस कार्य कर रहा है। मतलब आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपको कैसा जॉब चाहिए, किस तरह का आप जॉब चाहते हो, वो सब बातों को ध्यान रखते हो। जिस बोर्ड में आप चूज कर रहे हैं वहां पोस्ट की संख्या कितनी है, जैसे स्टेशन मास्टर आप चूज कर रहे हैं, और जिस बोर्ड में आप भर रहे हैं वहां स्टेशन मास्टर की पदों की संख्या ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता पोस्ट प्रेफरेंस का। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात जो है, चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज। आप जैसा कि हर कोई भी एग्जाम देंगे आप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो किसी भी एग्जाम में जो है बाईलिंगुअल ही आता है, क्वेश्चन जो है आपको बाईलिंगुअल रहता है। तो आपसे इसमें एनटीपीसी में इस बार पूछा जा रहा है, इस बार क्या पिछली बार पूछा गया, चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज। तो आप चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज अगर इंग्लिश कर देंगे तो केवल आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा। अदरवाइज आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में तो क्वेश्चन पेपर रहेगा ही रहेगा, साथ साथ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पर विवाद होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, आप जब जो आपको इंस्ट्रक्शन रहते हैं, आप ओएमआर शीट में देखिएगा, या फिर वो जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें लिखा रहता है, ओएमआर में नहीं क्वेश्चन पेपर में रहेगा। आपको जब आप उसमें पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन में, तो आपको सख्त हिदायत दिया जाता है कि विवाद की स्थिति में
जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसी को माना जाएगा, ना कि हिंदी वाला। तो इसको ध्यान रखिए, इंग्लिश केवल नहीं डालिएगा अगर हिंदी बेल्ट से हैं आप तो। अगर आप अदर भाषा को जानते हैं जैसे तमिल तेलुगु, ये तो अपना अपना भाषा को चूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक अन्य भाषा इंग्लिश को छोड़कर चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश जो है डिफॉल्ट लैंग्वेज के रूप में वहां रहता ही रहता है। आपको इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बाकी जो आप एक भाषा चूज करेंगे उस भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण था। और ये क्रिएट कर रहे हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। और आगे मैं वीडियो, जब भी कोई टॉपिक आएगा ऐसा, अभी क्योंकि ग्रुप डी पर बहुत हल्ला मचा है तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दिया कि 100% आप कंफर्म रहिए कि हम बता रहे हैं कि 100% टोटली की टोटली सीट जो है आईटीआई बेस्ड पर नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वर्ग हैं आईटीआई को छोड़ के जो 10th बेसिस पे हैं वो बहुत ज्यादा की संख्या में है। इसलिए ऐसा नाइंसाफी रेलवे उन विद्यार्थियों के साथ नहीं करेगी, मेरा मानना है। और सीटों की संख्या आप देख लिए कि 50,000 से प्लस ही रहेगी। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।